अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आज कुछ डिफरेंट प्रोग्राम हमने तरतीब दिया आपके लिए, क्योंकि क्रिकेट पे बहुत बात होती है, दीगर खेलों पे बात भी होनी चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स के हवाले से। चूँकि हमने ये देखा है कि जब ओलंपिक्स आते हैं और ख़ास तौर पर जब लास्ट ओलंपिक्स थे पाकिस्तानी एथलीट्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, गो कि मेडल ना जीत सके लेकिन बहुत करीब गए, चाहे तलहा तालिब हों या अगर हम बात करें अरशद नदीम की, इसी तरह माहूर ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद ज़रा तस्करा कम ही होता है। तो आज के प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो निगरान और जिम्मेदार इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उनके जो डीजी हैं कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान साहब, उनको हमने आज जो प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि हम उनसे सारी सूरत हाल बात करें, जो आपके सवाल भी कुछ जहनों में हैं वो भी उनके सामने रखें। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, खुशामदेद। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार साहब, थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो फरमाइएगा कि ओलंपिक जब हो रहे थे आपने उस वक्त चार्ज संभाला था कुछ अर्से पहले ही, तो शायद उस तरह से बात नहीं हुई, लेकिन सर अब तो ये जानना चाहते हैं लोग और हमें भी मालूमात में इजाफा कीजिएगा कि जो अगले ओलंपिक्स हैं उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है। हमारे वो एथलीट जैसे कि अरशद नदीम हैं या अगर हम बात करें तलहा तो अभी डोपिंग के एक मामले में आगे उस पर चल के आगे बात करेंगे, बट क्या कर रहा है सर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अगले ओलंपिक्स के लिए इन खिलाड़ियों की तैयारी अच्छी हो जाए, कैंप्स अच्छे लग जाएं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के भी कैंप लगे हुए हैं, ज़रा फरमाइएगा जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं पिछले कुछ 6 महीने से। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार साहब। जिस तरह आपने बताया कि ये जो स्पोर्ट्स के जो मामलात हैं ये भी बहुत अहम है और बहुत चैलेंजेस वाले मामलात हैं। तो इसमें अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पर 3 साल से डीजी नहीं थे, तो मुझे अभी जो लास्ट ईयर मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया, तो अब इस 1 साल के अंदर क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल और जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट में जो आपको स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, तो उसमें मेरे लिए भी चैलेंज था और इंशाल्लाह ताला अब हमने उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आते सारी मैंने जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से मैंने कोशिश की कि जी अब क्योंकि कोविड भी था, 2 साल से हर चीज़ बंद थी, तो हमने इनिशली जो कोविड की SOPs को देखते हुए नॉन कॉन्टैक्ट गेम्स का पहले फेज़ में हमने ट्रेनिंग कैंप शुरू किए, जिसमें इनिशली 6 जो गेम्स की हमने ट्रेनिंग कैंप लगाए और फिर जब कॉन्टैक्ट गेम भी ओपन हो गई NCOC ने, उसके बाद फिर हमने जो है भरपूर तरीके से अपने 12 से 13 इवेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स लगा दिए। जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लाहौर में भी थे, इस्लामाबाद में भी थे, अब हमारे सेंटर्स हैं उनमें हम इनको और भी इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमने बेसिकली एक लॉन्ग टर्म्स के प्लानिंग के हिसाब से, जो कि अभी तक मेरा ख्याल ये पहली दफ़ा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में इतने लंबे दौरानिए के लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगे, जो कि हमने लास्ट ईयर दिसंबर से शुरू किया और हमने ये देखा कि आगे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, फिर इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स हैं और उसके बाद जो है हमारे पाकिस्तान में ख़ुद हमने साउथ एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो हमने देखा कि जी अब अगर लॉन्ग टर्मिंग से हम चलेंगे तो ये एक बच्चों को और हमारे जितने एथलीट्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसी के सिलसिले में हमने एक और भरपूर कोशिश की, जो कि हमेशा एक एथलीट की रिक्वायरमेंट होती है। हमने इंटरनेशनल कोचेस को जो है वो बुला लिया। हॉकी के लिए हमने हॉलैंड से मंगवाया, उसके बाद हमने वॉलीबॉल के लिए ब्राज़ील से मंगवा लिया, जुडो का हमने ईरान से, इसी तरीके से टेक्वांडो और सोगोन हमने तमाम फेडरेशन से रब्ता किया और जो हमारे चांसेस हैं जिन गेम्स में हमें जो है हमारी जो परफॉर्मेंस वाली इवेंट जो है जिनको हमने प्रायोरिटाइज़ किया, तो उन तमाम को कोचेस को मदऊ कर लिया। अभी ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट बियर कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अब ये आगे फेडरेशन का काम है और उन खिलाड़ियों का रोल है कि वो इस पर इसका फ़ायदा उठाएँ, इन कोचेस का फ़ायदा उठाएँ और आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँ। चलिए, कुछ बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में हैं और लोगों ने मुझे भेजे भी हैं। उनमें से एक तो खैर ये कर्नल साहब वो तो आपके हवाले से ज़ाती सवाल है कि चूँकि गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद हमेशा जो इदारों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अब तक नहीं आई और ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बराह रास्त ताल्लुक होता है। तो आप यू फील सिक्योर कि मतलब ये वैसे तो होना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट की वजह से इदारे में तब्दीलियाँ हों, बट आप क्या कहेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर कोई असर तो नहीं पड़ा अब तक इस गवर्नमेंट की तब्दीली का? जी नहीं, देखें ये तो गवर्नमेंट का काम ऐसा है कि जो भी एक सिलसिला ये जब सिलेक्शन हुई है तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हुई है और आपको मालूम है कि जो काम होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर वो कोई शॉर्ट टर्म के काम नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम होने चाहिए। क्योंकि ना सिवाय कि स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कोचेज़ आए हुए हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ी
अपग्रेडेशन हो रही है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में, जो मेरा ख्याल ये है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम में भी 40 ईयर्स, और हमारे जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे भी काम हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट का एक काम है। ये गवर्नमेंट का जो रोल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। लेकिन जब से ये स्पोर्ट्स डिवॉल्व हुई तो उसमें जो बजट है, जो पैसा है, वो ज़्यादा जो है वो सूबों को चला गया। अब जब एज ए गवर्नमेंट हमें प्रेशर आता है, क्योंकि हमारे पास 42 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं और हमने उनके तमाम नीड को पूरा करना है, हमने स्पोर्ट्स को बेहतर करना है। और आपको पता है दुनिया की जहाँ पर भी स्पोर्ट्स है, क्योंकि मैं खुद एथलीट हूँ, मैं खुद एशियन चैम्पियन रहा, अब मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग कैंप खुद भी अटेंड किए हुए। तो अब जब मैं मैनेजमेंट में हूँ, जहाँ मैं 12 साल स्पोर्ट्स की मिलिट्री का मैनेजमेंट की मैंने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में ड्यूटी अदा की, तो इसलिए ये चैलेंजेस मेरे लिए भी हैं, लेकिन मैंने उन पर इंशाल्लाह ताला काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त होगा हमारे स्पोर्ट्स मैन इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सर, साउथ एशियन गेम्स के हवाले से फरमाइएगा, चूँकि बड़ा अर्सा हो गया पाकिस्तान ने कोई बड़े गेम्स होस्ट नहीं किए। अब बहुत ज़्यादा लोग तजस्सुस से पूछते भी हैं कि क्या हम इनको होस्ट कर पाएंगे, स्टेटस क्या है सर इन गेम्स का भी, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, और आपको पता है कि माजी में गवर्नमेंट के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती नहीं, आपको पता है, एक दूसरे के हवाले से। लेकिन वे फॉरवर्ड सर क्या है, आपको लगता है कि हम ये गेम्स करा पाएंगे? क्या इसका शेड्यूल है? गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है आपके पास, और ये गेम्स पाकिस्तान में होंगे आइंदा सर? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होंगी। वी आर वेरी स्ट्रांगली वी डिटरमिन्ड, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन गेम्स का जो है पार्ट, जब आपकी बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स या साउथ एशियन गेम्स, ये एक ओलंपिक्स या पीओ का जो एनओसी कंट्रीज़ की होती हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने जो है वो उनको पहले भी मदऊ किया हुआ था। अब भरपूर तरीके से हमारी मीटिंग जारी है, और हमने लाहौर में जाके एक मीटिंग उनसे की है इसी सिलसिले में। अब इंशाल्लाह वेरी सून हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और आरिफ हसन साहब से जी बिल्कुल हमारा पहले भी रब्ता था और अभी भी रब्ता है, और हम उसकी पेशकदमी की तरफ हैं, और हम एक सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि टाइम लाइन ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर जो है मे बी जिसकी उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ये मार्च में होंगी। अगर थोड़ा भी टाइम लाइन में कोई इशू आया तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में ये बाय अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह होंगी। सर, इसकी थोड़ी और डिटेल ज़रा बता दीजिएगा, चूँकि इस सवाल पर ज़्यादातर स्पोर्ट्स लवर्स ने बात की, चूँकि दे आर वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान एक बड़े गेम्स की जो है होस्टिंग करेगा। सर, इसका जो टेंटेटिव टाइम क्या है, किन वेन्यूज़ पर होगा, कितने ममालिक आ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है, डिसिप्लिन्स, कैटेगरीज, गेम्स कितने होंगे, थोड़ा इसकी भी ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि लोग क्रिकेट के अलावा इन गेम्स में भी बड़ा दिलचस्पी ले रही हैं और आपको उसका अंदाज़ा होगा। जी बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है। ऑल दो कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि लगता है कि अब नेशनल गेम हमारी क्रिकेट बन गई है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं। लेकिन हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसमें डेफिनेटली हमने बहुत रोल अदा करना है, और हमारा बहुत पोटेंशल है। तो हमारे पास हमें नाउमीदी नहीं है। तो सैफ गेम जो है इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो हमने 89 में ऑर्गेनाइज़ की, फिर 2004 में ऑर्गेनाइज़ की। तो दिस इज़ द थर्ड टाइम कि ये पाकिस्तान में गेम्स आ रही हैं, और ये एनओसी जो है पाकिस्तान में उसको लेके आई है। तो ये एक अच्छी बात है, मेगा इवेंट पाकिस्तान में आने चाहिए। तो इसके अंदर आप जैसे मालूम है कि जितनी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें का पार्टिसिपेशन होती है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो है इंशाल्लाह ताला ये लाहौर और इस्लामाबाद में जैसे हमने म्यूचुअली एग्रीड किया कि ये ऑर्गेनाइज होंगी, और इसमें सो फार जो है वो 27 स्पोर्ट डिसिप्लिन्स जो कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें बताए हुए हैं। अब हमारी कोशिश होगी हम उन इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें पाकिस्तान में जिनके अंदर हमारा पोटेंशियल है, जिनके अंदर हमारे प्लेयर्स मेडल लेके आ सकते हैं। तो वो हमारी नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा, और फिर OCAC की जो मीटिंग है वहाँ से टीम आएगी और वो हमारे इस वेन्यू को देखेगी। उसी सिलसिले में जो मैंने आपको इनिशियली जिक्र किया कि भरपूर तरीके से लाहौर में भी हमारे वेन्यूज़ बन रहे हैं और हमारे इस्लामाबाद में भी वेन्यू तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सर, एशियन गेम्स अभी मुलतवी हुए और इसी वजह से थोड़ा सा एक मरतबा फिर लगा कि खेलों को धचका पहुंचा। ओलंपिक तो चले हो गए थे, बट डू यू थिंक कि कोविड कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं होगा? हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम करा सकते हैं इन गेम्स को इन हालात में। और टेंटेटिव डेट सर जो आप कह रहे थे पहले मार्च, फिर आपने सितंबर का जिक्र किया, सो क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है? और फाइनेंशियल मामला जितने भी हैं गवर्नमेंट से स्पोर्ट्स बोर्ड को, ये सब क्लियर हैं या कोई रुकावट है अभी भी? बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो इश्यूज आते हैं वो एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आ सकते हैं, वो अल्लाह की तरफ से है।
अगर 2 साल कोविड था तो उसमें जो है ना वो हर दुनिया के मामलात आप देखें वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। अब जैसे कि मुझे फियर है कि फिर जो है वायरस जो है माइक्रोन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर एक दोबारा MCOC जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। तो हमें ये इसका खौफ है, अल्लाह ना करे कि हम दोबारा उस तरफ जाएं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए हमारे हिसाब से। इसको नेक्स्ट ईयर जो है डेफिनेटली होना चाहिए और ये अपने शेड्यूल में होगी। हमारी इस पे मीटिंग जारी है। सर, जैसा आपने फरमाया था कि जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले DG स्पोर्ट बोर्ड का ओहदा बड़ा अर्सा खाली रहा और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ भी हुई कि बहुत करोड़ों का फंड वापस चला गया जो इस्तेमाल नहीं हो सका था। सो बताइएगा कि इस साल अब तक क्या आपका एक्सपेंस हो चुका है? मुझे उम्मीद है और मैं जानना भी चाहूँगा कि क्या इस बार तो सर सारा पैसा खेलों पे लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो वापस चला जाए या इस्तेमाल ही ना हो पाए? आपके इल्म में ना ऐसा हुआ और खिलाड़ी बड़े मायूस हुए थे, बल्कि कुछ फेडरेशन से मेरी बात हुई थी आपका इंटरव्यू करने से पहले। उनके ये ख्याल है कि शायद जो ग्रांट्स थे सर वो बढ़नी चाहिए, बहुत कम है। और आप मानेंगे इस चीज़ को कि सालाना 15, 20, 30, 40 लाख बहुत कम ग्रांट होती है। इसको इजाफा सर होना चाहिए। कोई समरी आप या कोई रिकमेंडेशन है आपकी गवर्नमेंट के लिए कि इस पर पैसा खिलाड़ियों पर लगे, फेडरेशन पे लगे, ताकि उनके भी जो मसाइल है, जो कि अब तो सर अगर आप एक इवेंट खेलने जाएँ तो 15-20 लाख आपके ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बगैर पैसे की कोई गेम नहीं स्पोर्ट हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो बजट तो कोई भी हम लैप्स नहीं करते, लेकिन यह है कि 2 साल जो आपने बजट प्लान किया होता है तो वो बेसिकली बजट प्लान होता है मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए। अब अगर वो आपकी कोविड की वजह से कोई भी एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो बजट उसके लिए है, आप उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो 2 साल में जिस टाइम वो एक्टिविटी आपकी नहीं होगी तो वो बजट वापस होगा। तो दैट इज़ नॉट दी कि वो बजट आपने लैप्स किया, वो बेसिकली इवेंट वाइज है। तो हमारे 2 साल में मुख्तलिफ इवेंट कैंसिल हो गए। जैसे आपने अभी सुना होगा कि हमारी जो है एशियन गेम पोस्टपोन हो गई है। ये एक नेचुरल वे है, तो उसके लिए भी हम तैयार थे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बाकी रह गया अब जिसकी आप बात करें कि बजट इंक्रीज, 100% बजट जो है इंक्रीज़ होना चाहिए। जहाँ हमारा बजट एज ए गवर्नमेंट आप देखते हैं कि हमें चंद सालों से 1 बिलियन मिलता है, और जबकि आपके प्रोविंसेस के बजट जो है वो 7 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास 42 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं, हम कैसे उसको मैनेज करें? अगर सिर्फ हॉकी अपना प्लान देता है कि हमें 1 साल का 1 बिलियन दें, तो 42 स्पोर्ट्स को कैसे फीड करेंगे? स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के ऊपर 60% जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर्स हैं। फिर ज़री बात है, आपने देखें कि एक बहुत बड़ा आपका सेटअप है और एक स्पोर्ट बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये कोई कमर्शियल नहीं है। तो इसके अंदर आपके जो लोग हैं एम्प्लॉयड हैं, फिर आपके जो है वो यूटिलिटी बिल्स हैं, फिर इनके पेंशन, तो ये एक ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो बहुत बिगर है। और उसके अंदर इन 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट आप देखेंगे कोई जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 50% रह गई है, और उसके अंदर हमारे पास अभी तक कोई स्टाफ स्किल नहीं है। तो हम अब इंशाल्लाह ताला एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं और नया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम एक रीस्ट्रक्चरिंग जो हमने मुकम्मल कर ली है। तो हमारी कोशिश होगी कि जी हमारे पास नया एक कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल लोग आएँ, और ये इदारा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इट विल बी प्रोड्यूसिंग एंड इट विल गिव ए गुड रिजल्ट इंशाल्लाह। सर, आपको स्पोर्ट्स मैन है, आपकी फैमिली में सारी बातें सब स्पोर्ट पर्सन है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि 94 से पाकिस्तान ने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता। हम शायद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जिन्होंने, शायद बांग्लादेश जो श्रीलंका को मिलाकर, जिन्होंने इतना लंबा अर्सा हो गया ओलंपिक मेडल नहीं जीता। अभी होप बड़ी बनी जब हमने देखा कि अरशद नदीम बहुत अच्छा खेले, तलहा तालिब ने अच्छा परफॉर्म किया, माहूर भी गई। बट नीरज चोपड़ा की तरह मिसाल देखें या भारत और दीगर की, तो उन्होंने एक रूट बनाया हुआ है, उन इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी सिर्फ ट्रेनिंग करने भेजा है। सो कुछ जानना चाहूँगा मैं भी और लोग भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे जो पोटेंशियल मेडल स्पोर्ट्स हैं या जो मेडल जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उनको लिए कुछ खास सर हो रहा है, हो सकता है और होना तो चाहिए बहरहाल, कि उनको जाके जैसे अरशद नदीम और तलहा का तो ऑब्वियसली वो भी फरमा दीजिएगा कि उनका तो डोपिंग का मामला आ गया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप समझते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड प्रिवेंट कर सकता था इस चीज़ को? कुछ मेडल होप सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। पहली चीज़ ये कि आप कह रहे हैं 92 के बाद कोई मेडल नहीं आया। देखें, ये स्पोर्ट्स जो है ये हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से चलता है। जैसे कि आपने मुझे कहा कि जी अब गवर्नमेंट बदल गई है, तो आप देखें ये फियर ख़त्म होने चाहिए, और जो भी प्लानिंग्स हो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम होना चाहिए। यहाँ पे और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं,
लेकिन हमारा ये है कि हम अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं और जो बेसिक ग्रास रूट के ऊपर जो बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है वो आपके प्रोमिसेस के अंदर से है और वहाँ पर आपकी फेडरेशन ने वाइब्रेंट होकर काम करना है, जहाँ के बच्चों ने ऊपर आना है, वो आपकी जो नर्सरी आनी है वो ऊपर आनी है। फिर जब ये आपके टॉप एथलीट सामने आते हैं तब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का काम है कि उन एथलीट को जो है वो आप प्रमोट करें, और वही मैं 1 साल से कर रहा हूँ। मैंने अरशद नदीम को अभी जो है साउथ अफ्रीका गया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पे जितने भी इनके एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो हम ये काम कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि जी वहाँ, बल्कि मैं इनाम भट्ट का नाम लेने भूल गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी भी। तो देखिए अभी हमारे लिए ये कि हमने उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। अब वो मैं अपने सिस्टम के रहते हुए कि जो हमारे टॉप एथलीट हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, चाहे हमारी वो रेसलिंग है, चाहे हमारी वेट लिफ्टिंग है, चाहे हमारी स्क्वॉश है, चाहे वो हमारी हॉकी है। अभी हॉकी रिसेंटली यूरोप में गई थी, उनको हॉकी का जो है डच कोच दिया गया है, और ये जो बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं ये तमाम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेयर कर रही है। अब इन्होंने फिर बाहर जाना है और फिर इन्होंने इंशाल्लाह ये कॉमनवेल्थ गेम में, मुझे पूरी उम्मीद है फेडरेशन से कि ये लोग प्लेयर अपना अच्छा रिजल्ट दें। हमारी एज ए गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो गवर्नमेंट कर रही है, उनको कोचेस भी दे रही है, उनको अच्छी डाइट दे रही है। सारी चीज़ों के बावजूद आप समझते हैं अगले ओलंपिक में मेडल की होप हम रख सकते हैं? कोई गारंटी तो खैर मैं नहीं कह सकता स्पोर्ट्स है, बट क्या होप रखें सर? कोई पोटेंशियल, कोई ऐसी देखिए बिल्कुल प्लानिंग हो रही है? होप तो, हाँ जी, होप तो हमेशा देखें, होप होनी चाहिए। आप होप, अब एज ए स्पोर्ट्समैन मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि हमारे स्पोर्ट्स में बहुत पोटेंशियल है। हमारे जो स्क्वाश में जो हमारे प्लेयर्स की जो नर्सरी आ रही है, जो यंगस्टर्स हैं, दे आर वेरी अपकमिंग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से बच्चे हमारे ऐसे आएंगे जो वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। और हॉकी को मैं देख रहा हूँ कि दोबारा हॉकी का रिवाइवल, इनमें बड़ी मेहनत हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इन कोचेज़ का फ़ायदा उठा के ये एक अच्छा रिजल्ट दें। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो है हमारा अपना इवेंट है, और फिर डेफिनेटली आगे लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट पेरिस में ओलंपिक गेम्स होनी है, यही टाइम है कि हम उनको फुल गियर अप होके एक अच्छा, अपने हमारे टॉप एथलीट्स हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग दें ताकि ये बाहर अच्छा। वक्त की कमी कतई कलामी। आखिरी सवाल तलहा तालिब के हवाले से, चूँकि बड़ी पोटेंशियल उन्होंने दिखाई थी ओलंपिक में, लेकिन डोपिंग वाला जो मामला आ गया, उनके अलावा भी कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं सुनने को मिली कि शायद जो प्रिवेंशन हो सकती थी, कुछ उन्होंने जो नुमाइंदा पहले आए थे वाडा के, या जो जिन्होंने डोपिंग वगैरह के टेस्ट लेने थे, कुछ कॉपरेशन नहीं हुई। एग्जैक्टली स्टोरी क्या है? और तलहा तालिब तो बहुत बड़ा मेडल पोटेंशियल है, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें सामने आ रही हैं पर कोई पाबंदी लग गई, इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर पाकिस्तान। तो क्या स्टेटस है सर इस वक्त इस केस का? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये अफसोसनाक बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। अगर हम इंडिविजुअल्स को नहीं जो है वो काबू कर सकते कि ये उनको एजुकेटेड जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान पीओ जो है वो भी उनको अवेयरनेस दे रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो हमारे जितने ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे हमारी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, हम उनके लिए मुख्तलिफ सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और साथ साथ उनके जो कोचेज़ हैं वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में डॉक्टर वकार साहब के अंडर भी तो एक काम कर रहा था ना, डोपिंग वाला सारा जो हमारी एजेंसी है, क्या वो इन्वॉल्व थे? क्या सूरत हाल रही? प्रिवेंशन हो सकती थी सर? कसूरवार कौन है फिर सारे वाक़े का? जी देखें, कसूरवार तो मैं ये क्या कहूँ कि जो इंडिविजुअल जो है वो अगर खुद इंडिविजुअल तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है और इतनी अवेयरनेस के बाद कि इतनी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के बाद, तो ये बहुत ज़्यादती है। तो हमारे लिए ये है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉडी को हम रोक नहीं सकते, अब वो सडनली आके उनके घर के ऊपर जाके उनके टेस्ट ले लें तो वो हमारे हाथ से बाहर है। हाँ, अगर हमारे ट्रेनिंग कैंप, जहाँ हमारी ट्रेनिंग कैंप में हमारे लड़के हमारे घर हमारे सेंटर्स में है, इस्लामाबाद हमारे स्पोर्ट बोर्ड में है, वहाँ किसी टीम ने कोई ऐसा नहीं किया। क्योंकि रीज़न ये कि कितने कोई एथलीट है जिनके ऊपर ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं या जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, इसका आउटकम लाइकली कब तक आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके ख्याल में? जी देखिए, ये सिर्फ इनका यहाँ टेस्ट नहीं हुआ, ये बल्कि इन्होंने उनको काउंटर जो है ये उन्होंने चेक किया। ये इन्होंने लास्ट जहाँ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की थी वहाँ पर इनको डाउट हुआ, तो फिर भी इनको थोड़ा जो है ना केयरफुल रहना चाहिए था, क्योंकि जैसे आप मैं बता रहा हूँ कि इनको अवेयरनेस प्रोग्राम, इनके सेमिनार, इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको जो है वो NOC भी जो है इनको अवेयरनेस दे रही है। लेकिन फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है ऐसे एथलीट्स को
कि जो इंडिविजुअल तौर पे कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं वो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो अपने कोच से पूछें। ठीक। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारी कोई और प्लेयर जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अगर कोई ऐसा इशू हुआ भी तो हम इंटरनेशनल बॉडी को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो है इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए, जो हमारे अपकमिंग तलहा तालिब के हवाले से कोई रिक्वेस्ट की जाएगी सर, क्योंकि बड़ा मेडल पोटेंशियल हैं लोग उनको, क्या उनको जानते हैं, उन्होंने बड़ा नाम बनाया अपना ओलंपिक्स में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पाबंदी सुना है उन पर लग सकती है? देखें जी, ये तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हम ये चाह रहे हैं कि अगर उनकी फेडरेशन को बैन लगता है तो फिर तो वो सारे जो हैं वो सफ़र करेंगे। तो जो एथलीट और उनके साथ और भी हैं जो, बल्कि मैंने अभी ये डायरेक्शन दे दी है कि जी जो इनके वेट लिफ्टिंग के प्लेयर्स हैं उन सब का हम डूप टेस्ट करेंगे ताकि हमें और कोई एम्बेरसमेंट ना हो, और जो बंदे उनसे क्लियर होंगे उनका हम ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे जिस तरह बाकी के ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद जमान साहब, आपसे बात हुई और उम्मीद है कि साउथ एशियन गेम्स अगले साल पाकिस्तान में सक्सेसफुली हो जाएं, क्योंकि गेम्स का लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस वक्त एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर नए एक सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद, और अब एक ऐसे खेल की बात करते हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता लेकिन दुनिया भर में इसको बहुत पसंद किया जाता है, और बड़ी एज़ाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के भी एक घुड़सवार इक्वेस्टियन जैसे गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ इनका है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं बल्कि, लेकिन अब बड़ी मेहनत करके इन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या, उससे बात भी करेंगे। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट उनकी अचीवमेंट यह है कि उन्होंने जो एशियन गेम्स है क्वेश्चन के लिए उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, पेरिस में मौजूद भी हैं, पेरिस में ये इवेंट हुआ, वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस्मान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस गेम्स के बारे में बताइएगा जो आपकी रीसेंट पार्टिसिपेशन रही है, और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि आपका कमबैक भी हुआ है, और हमने से पहले इस पर बात की थी, आपको याद होगा हमारी प्रोग्राम रिप्ले में, आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया बट फिर एक हादसा हो गया, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर बैक, और परफॉर्मेंस भी है और अब आपने क्वालिफाई भी किया है। थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। ये जो रिसेंटली तो आपने परफॉर्मेंस थी वो पेरिस में है, हारिस दी जाडी में इवेंट था, एशियन गेम्स क्वालिफायर। तो मेरा वो पहला कंपटीशन था आफ्टर द इंजरी लास्ट ईयर। जी। तो उसमें ड्रेसर्स के बाद हम बेसिकली वाज अ नेशनल रिकॉर्ड ड्रेसर्स के बाद, और क्रॉस कंट्री क्लियर थी, और शो जंपिंग के अंदर एक रेल था। सो बेसिकली वी क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स, और ये 2014 में भी क्वालिफाई किया था, 18 में भी किया, अब 2022 में भी क्वालिफाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज द करंट अपडेट फ्रॉम पेरिस। ज़बरदस्त। तो उस्मान भाई, कितना मुश्किल रहा, क्योंकि इतना करीब आके ओलंपिक्स थे और फिर वो हादसा, आपका घोड़ा जो कश्मीर था उसका ऑब्वियसली दुनिया से चले जाना, इस बार वेरी हार्ट ब्रेकिंग, तो कितना मुश्किल रहा ये सारी प्रोसेस? आपको चोट भी बहुत लगी थी, आप खुद भी जख्मी हुए थे, मेंटली फिजिकली कैसे फिर आप उसको कम किया, और कितना मुश्किल पीरियड था वो? मुश्किल पीरियड तो आज मई का महीना है, पिछले साल मई में ही ये हादसा पेश आया था, और वो अल्लाह ताला ने उठा के मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस ले आए, और फ्रांस में क्वालिफिकेशन राउंड कराया। पिछले साल देखे थे जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरा स्पीच का मसला था, चलने में मसला था, मैं 150 दिन रिहैब में मैंने गुजारे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, नो डाउट। और द ट्रेजिक पार्ट वाज कि कशीर की डेथ हो गई उस इंसिडेंट के अंदर, उससे पहले आज़ाद की भी डेथ हुई। तो इट वाज वेरी ट्रेजिक, नॉट ओनली फॉर मी, आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हमें एक अरसे के बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन मिली थी, और 2019 में फिर उसको रिटेन किया 2020 में जाके। तो it has been a very long 12 months for me, और but that is in the past. हमें घबराना नहीं है, इंशाल्लाह we are here, we have got the qualification. हमें आगे देखना है। पेरिस अब 4 महीने में ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड्स पेरिस के शुरू हो रहे हैं। जी। हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, और यहाँ से होपफुली इंशाल्लाह we can propel। बिल्कुल ठीक। तो बताइएगा उस्मान के जो अब गेम्स होने हैं, इसके लिए कितने आप होपफुल हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए? और इस बार जो आपके, बल्कि मैं कुछ बड़ी बेसिक बातें भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस खेल पर हम बड़ा कम बात करते हैं, बट मैंने सोचा कि ज़रूर आपको दोबारा मदऊ किया जाए। तो इस बार आपने घोड़े का नाम रखा बड़ा मुश्किल सा है, वो है एडियन डी वेरिया। तो ये जो घोड़ों के नाम रखे जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? और इस बार जो नाम है वो डिफरेंट है, इससे पहले कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, कुछ इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे लोग। अच्छा, नाम जो मेरा जो है, मेरी पैदाइश पंजाब में है, और मैं इंस्पायर्ड हूँ पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया से। मेरी हरकतें पठानों वाली हैं,
तो जो मेरे जैसे घोड़ों के मेजोरिटी में जो नाम है वो सारे नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर नाम होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों के ऊपर भी नाम है। तो ये एक बैकग्राउंड है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर है। तो एडन डू वेरेट जो है वो फ्रेंच हॉर्स है, और वो भी सिर्फ फ्रेंच उसकी आइडेंटिटी है। उसका नाम हमने अभी चेंज नहीं किया क्योंकि देयर इज ऑनगोइंग डिस्कशंस अराउंड द हॉर्स व्हिच इज नॉट ऑफिशियल येट। तो जब वो डिस्कशंस फॉर्मलाइज हो जाएंगी देन वी कैन रिविजिट द नेम प्रोसेस। लेकिन अभी उसको थोड़ा सा पार्क किया हुआ है क्योंकि एम्फेसिस हमारे उस कंट्रोवर्सी से निकल के परफॉर्मेंस की तरफ होने चाहिए, बिल्कुल निस्बत के गेट इनटू द नेमिंग कंट्रोवर्सी वंस अगेन। राइट। उस्मान भाई, अभी जब ये हादसा हुआ था उसके बाद आप पाकिस्तान भी आया, आपके लोगों से बात हुई थी, आपने लेटर भी लिखे थे। मैं हर एथलीट से पूछता हूँ कि क्या आपको मदद मिली, क्या मदद मिलनी चाहिए कोई इस प्लेटफॉर्म से जो आप ऐसी चीज़ बताना चाहें? बिकॉज तमाम ही खेल उसमें पार्टिसिपेशन आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा चाहिए होता है, आपको हौसला अफजाई की ज़रूरत भी होती है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से उस्मान, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान हुकूमत या जो मुताल्लिका इदारे हैं, कोई चीज़ जो आप यहाँ से उन तक पहुँचाना चाहें और हमारे देखने वाले भी उस चीज़ को समझें। गफ्फार भाई, मेरे साथ देखिए अल्लाह ताला के अलावा माँ बाप की दुआएं हैं, और मैं नॉर्मली काम खामोशी से करता हूँ। आई डोंट पब्लिकली गो आउट कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। और 15 साल के बाद मैंने ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल की। देन आपको पता चला कि ये लड़का एग्जिस्ट करता है। एशियन गेम्स की क्वालिफिकेशन 12 महीने की स्ट्रगल के बाद हासिल की। अब आपको पता चला कि लड़के ने ये कर लिया। तो अगला कदम जो भी होगा खामोशी से होगा। वी विल नॉट एडवर्टाइज, we will promote the sport, we will promote the image of Pakistan internationally, but we will do it quietly. मेरे साथ, मेरे पीछे चट्टान की तरह मेरी फेडरेशन खड़ी हुई है, पंजाब रेंजर्स खड़े हैं, और उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट है। और जहाँ तक पाकिस्तान आने का था वो एक कॉन्फिडेंशियल ट्रिप था, क्योंकि कोविड की वजह से मैं 2.5 साल से आ नहीं सका। तो मैं ब्रीफिंग के लिए इस्लामाबाद आया, कर्नल आसिफ जमान से मिला, उन्होंने इज्जत दी, खाना खिलाया। डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा से भी मैं मिला, उनको भी ब्रीफिंग दी। इस तरह मैं फेडरेशन को भी मिला। लेकिन जहां मैं आज यहाँ बैठा हूँ फ्रांस में, ये मेरे अपने एक्सपेंसेस के ऊपर बैठा हूँ। यहाँ मुझे कोई स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। मैं बड़ी एहतरामन तौर पे बात कर रहा हूँ, आसिफ भाई के साथ अच्छे रिस्पेक्टफुल ताल्लुकात हैं, और लेकिन मुझे कोई फंडिंग नहीं है स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, ना मुझे कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है। तो मेरे साथ फेडरेशन खड़ी है और पंजाब रेंजर्स खड़े हैं, लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं है। अब मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि देखें, 15 साल में एक्सपेंसेस जो मैंने अपनी जेब से दिए हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन अब रिजल्ट्स, मेरा मुकाबला आप मेरे साथ नहीं है, मेरे रिजल्ट्स के साथ है। मैं आपके साथ रिजल्ट्स और मेरिट पे बात कर रहा हूँ। तो अभी रिजल्ट्स हैं, अब आपको क्वालिफिकेशन मिल गई है एक बार, और एक बार नहीं 3 बार मिल चुकी हैं, 2 बार ओलंपिक क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे इस एथलीट, आपके पास हैं 6 महीने 8 महीने एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड्स 4 महीने के लिए, तो हमारा चांस है मेडल में। आप यहाँ यूरोप में आके इन्वायरमेंट देखें ना जरा, इस स्पोर्ट में जो पाकिस्तान की जो एंट्री है, ये पहली बार है हमारी हिस्ट्री में कि पाकिस्तानी फ्लैग यूरोप में फ्लाई किया। और हम बेसिकली वी वर ऑलमोस्ट इन ए विनिंग सिचुएशन, ये जो भी पेरिस में इवेंट हुआ है। तो ये टोटली ऑन माय ओन एक्सपेंस के ऊपर मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आप सोचें मेरे साथ जुड़ जाए फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट मेरे साथ जुड़ जाए, प्राइवेट स्पॉन्सर आ जाएं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, उनके पास कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं और वो लेके चले गए। मैं अपने एक्सपेंसेस के ऊपर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में क्वालिफाई किया था। उसके बाद मेरे साथ जो एफिलिएशंस हुई थी, लेकिन अभी भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। लास्ट मिनट गफार भाई, अगर आप मेरी जेब में $1 मिलियन भी दे देंगे ना लास्ट मिनट ओलंपिक से 2 महीने पहले, तो उसका मुझे फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये होती है, उसको इंक्रीमेंटली तौर पे 12 महीने पहले, 16 महीने पहले दी जाती है एथलीट्स को, ताकि वो ट्रेनिंग कर सकें और परफॉर्मेंस दे सकें। उस्मान, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में जहाँ क्रिकेट की बड़ी डोमिनेंस है, या बाकी किसी हद तक हॉकी के ज़माने में रूल करता रहा, लेकिन अब वहाँ भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। इस तरह के गेम जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं या जो नेशनल गेम्स, जो एशियन गेम्स के अंदर हैं, हमारे यहाँ इस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है अनफॉर्चुनेटली। भी कल आसिफ जमान साहब का इंटरव्यू आपसे पहले ही अभी ऑन एयर हुआ है, वो मेरे साथ ही मौजूद थे और मैंने उनसे काफ़ी सवाल किए कि हम इंडिविजुअल जो हमारे टैलेंट हैं, जैसे आप हैं या तलहा तालिब, हो तो अनफॉर्चुनेटली कुछ डोपिंग की कंट्रोवर्सी में आगे, बट अरशद नदीम को तो खैर उन्होंने भेजा हुआ है। डू यू थिंक कि कितना ख्याल रखा जाता है उस्मान, आप तो इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं, कि एक मेडल के लिए
4-4 साल नहीं, 8-8 साल, बल्कि कभी तो एक ओलंपिक छोड़ के दूसरे ओलंपिक में जाके आपको मेडल मिलता है। एक साल आपको एक दफ़ा ओलंपिक में तो सीखने के मराइल होते हैं। तो हमें एज अ कंट्री आई थिंक इस कल्चर को समझने की ज़रूरत है कि ये क्रिकेट नहीं है जहाँ आपने छक्के चौके मारे एक आध मैच जीत लिया। ओलंपिक मेडल के लिए बहुत लॉन्ग जर्नी है और उसको समझना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं आप बात सही कह रहे हैं। आई थिंक द चैलेंज वी हैव इज के हम सारे बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ बड़ी तसल्ली से मुझे समझाया जाता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, लेकिन वहां तक बात रहती है। तो लड़के फिर वो स्विच कर लेते हैं ना, फेडरेशन स्विच कर लेते हैं नेशनैलिटी, फिर वो दूसरी मुल्कों से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और फिर हम उसकी ओनरशिप लेना शुरू करते हैं। जिस तरह हम बहुत से एग्जांपल्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेरी एलिजेंस जो है, मैं पाकिस्तान के नाम पे बिजनेस नहीं करता, मैं अपना नाम भी प्रमोट नहीं करता। आई ट्राई टू प्रमोट द नेम ऑफ पाकिस्तान। और मेरी जो है जो मोटिवेशन है वो सिर्फ ये कहते हैं पाकिस्तान को प्रमोट करने से आती है। तो आई कैन नेवर थिंक ऑफ स्विचिंग नेशनैलिटीज कि मैं किसी और मुल्क की तरफ से खेलूं। और जो मेडल की बात है तो मैं आपके सामने सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर बात कर सकता हूँ। तीन एशियन क्वालिफिकेशंस हैं, 2 मैं अभी भी 12 महीने से कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैं ग्रुप एफ के अंदर फिर भी नंबर 1 के ऊपर हूँ। इतने मेरे वो पॉइंट्स। तो मैं जब जाता हूँ मिनिस्टर्स के साथ मिलता हूँ, ऑफिशियल से मिलता हूँ, प्राइवेट स्पॉन्सर से मिलता हूँ, तो उनके सामने मैं मेरिट के ऊपर बात करता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर आप आएंगे मेरे सारे सफर में तो इंशाल्लाह कहते हैं पाकिस्तान को मेडल मिलेगा। और मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है आपको क्वालिफिकेशन दिलवाने का, परफॉर्मेंस देने का। तो आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है गफार भाई, और लेकिन इसकी कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी है ना। यूरोप में बहुत कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स जो पाकिस्तान में हैं उनके मुझे बड़ा पैसा है पोलो के अंदर। इसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है और इंशाल्लाह मेडल इज पॉसिबल। जो अभी पेरिस में परफॉर्मेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ शीट के साथ, पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम was in a winning position at a 4-star level। हम कभी भी इस लेवल के ऊपर एक नंबर 1 पोजीशन पे नहीं आए। जब वो आखिरी फेंस के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है और घोड़ा फ्लिप किया रोटेशनल फॉल पे, तो पाकिस्तान was leading the 4-star FEI Olympic qualifying round, तो which is incredible, एक माइलस्टोन है। लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलेंगी। अभी पेरिस में भी थे तो यहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर 1-2 परफॉर्मेंस स्पॉन्सर्स जुड़ जाएं आपके साथ जी तो एशियन कप में इंशाल्लाह कहते हैं मेडल कलर इज पॉसिबल, इंशाल्लाह कलर इज पॉसिबल। बिल्कुल उस्मान, और आपसे बात करने का मधु करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तानी जो चाहे टीवी पे देख रहे हैं हमारी टेलीविज़न की मुनाफत से या फिर डिजिटल पे, कि कोई गेम क्वेश्चन भी है और फिर हमारे घुड़सवार उस्मान खान जिनका नाम है वो इंटरनेशनली खेलते भी हैं। आखिर में उस्मान जाने से पहले बताइएगा कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए अब आपका नेक्स्ट जो है वो मरहला क्या है, हमें भी गाइड कर दीजिएगा, देखने वालों को भी, ताकि लोग फिर इंशाल्लाह आपको ट्रैक भी करेंगे, वो फॉलो कर रहे हो। सो क्या है अब नेक्स्ट स्टेप, और बेस्ट विशेस भी आपके लिए एडवांस में। तो भाई जो ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 जनवरी से इस साल, अगले साल, और अगले 12 महीने तक चलेंगे। तो उसमें हमने हमारा जो होपफुली, आई डोंट लाइक टू से कि प्लान है, क्योंकि प्लान कभी चलता नहीं है, लेकिन हर चीज़ का होना, हर चीज़ का मुकम्मल होना भी ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए जो आइडियलिस्टिक थिंकिंग है कि 2 या 3 हमारे पास घोड़े होने चाहिए रिजर्व में और हम उसको अप्रोच करें ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में। मेरा जो है यूरोप सर्किट इज रियली गुड सर्किट टू एक्चुअली एक्सप्लोर आवर ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ है इंटरनेशनल मार्केट और यही मार्केट है और ये ऑडियंस जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा है इधर। तो यू कैन नेवर ट्रेन फॉर क्राउड अपीयरेंसेस। तो जब आप इस एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग करते हैं और कम्पीट करते हैं, देन यू आर वेरी मच रेडी फॉर ओलंपिक एटमॉस्फेयर। मैं जहाँ पेरिस में मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ से 2-3 किलोमीटर के फासले पे ओलंपिक वेन्यू है जहाँ ओलंपिक्स होनी है। और हमने तो रेकी कर ली है कि हमने कहाँ ठहरना है, लॉजिस्टिक तौर पे घोड़ों को किधर रखना है। मैं उस वेन्यू पे ट्रेनिंग कर रहा था जहाँ लॉजिस्टिक तौर पे घोड़े 2024 में रखे जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से तैयार हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल मिनिस्टर गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि दिस इज द राइट टाइम टू कम ऑन बोर्ड रादर देन हम आखिरी मिनट में आने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। जितने मर्जी आप फंड्स डाल दें, वी कैन नॉट बाय ए मेडल लाइक दिस। इट इज इंक्रीमेंटल ट्रेनिंग व्हिच लीड्स अस टू दिस वे। और जहाँ तक फॉलोइंग की बात है गफार भाई, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पाकिस्तान इवेंटिंग के नाम पे, उसके ऊपर हमारे रिजल्ट्स आप फॉलो करें, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ये सारे बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द स्पोर्ट बट आल्सो बाय गेटिंग अस टू द ओलंपिक्स इंशाल्लाह।
ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और कोशिश है कि जो हमारे स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा भी उनको पूरी तरह टाइम दें, उनकी मालूमात और एथलीट की बातें भी आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद है कि उस्मान ने जो मुतालबा किया हुकूमत से, हुकूमत तक पहुँच गया होगा। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।